हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल जैसा है, तो आप भी हमारे साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अभी तक आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी, तो इस मॉक टेस्ट में आपके 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। सो जैसे ही वीडियो समाप्त हो तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में सही किया है। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे। दोस्तों, गद्दार पार्टी के जो प्रथम मंत्री थे, यानी कि गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। चावल, गेहूं, चाय और कॉर्न। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, चाय, यह आपका खाद्य फसल नहीं आया है। एक्चुअली में यह आपका कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में आता है, यानी कि इसका उत्पादन मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जबकि चावल, गेहूं और मकई, इन तीनों का उत्पादन खाद्य फसल के रूप में किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अभिभावक हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, फैशन की नगरी यह कहा जाता है पेरिस को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करूं तो सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है रजत क्रांति, यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। दोस्तों, यह जो रजत क्रांति हुई थी, इसका संबंध था अंडा के उत्पादन से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज के दोस्तों यानी कि 10 जनवरी को एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था नीली क्रांति। दोस्तों, यह जो आपकी नीली क्रांति है ना, यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दूध का पीएच मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दूध का पीएच मान लगभग 6.5 के अराउंड होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। यहाँ पर आप 2019 को करेक्ट करके 2022 कर लेना। तो दोस्तों, 2022 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 37th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। एक्चुअली में दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है, तो इसे आप 35वां से हटाकर 40th एंड 41th कर देना, यानी कि 2022 में आसियान का शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था कंबोडिया के द्वारा। ठीक है, इसे किसने होस्ट किया था, कंबोडिया ने होस्ट किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किसी संख्या के 3/5 के 1/3 का 1/4 145 है, तो उस संख्या का 13% क्या होगा। मान लो कि हमारा जो संख्या है वो यहाँ पर x है, तो x का 3/5 का 1/4 कितना है। x का 3/5 का 1/4 145 है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका हम निकाल देंगे 13%। एक बार यहाँ पर आओ, देखिए 3/5 का 1/3, यानी कि यहाँ पर 1/3 और है, मैंने इसे मिस कर दिया था। तो सॉल्व कीजिए इसे। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 गुना 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि x/20 इक्वल टू 145। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 145 गुना 20। 145 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 290, और एक लास्ट में शून्य था तो शून्य हमने ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि दोस्तों हमारा जो नंबर है वो हमारा 2900 है। अब कहा गया है कि उस नंबर का 13% बताइए। तो 2900 का 13% अगर आप निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, 29 गुना 13 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का वैल्यू आएगा 377। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचे। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे छोटी संख्या की, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे,
35, 45 और 55, ठीक है। तो 35, 45 और 55, अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 3465। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 18, 28 और 38 शेष बच रहा है ना। तो 35 में से अगर आप 18 माइनस करोगे, 45 में से अगर आप 28 माइनस करोगे, या 55 में से आप 38 माइनस करोगे, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा 17 का। हमें पूछा गया लिस्ट नंबर, तो नंबर हमने फाइंड कर लिया। इसमें से 17 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 3448, यही वो छोटी संख्या है जिसे अगर हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो इतना हमारा शेष बचेगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 12 और 360 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू जल्दी से बना सकते हो। अगर आप ऑप्शन को टिक आउट करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ना 60 और 72, इन दोनों का LCM निकालोगे अगर आप, तो LCM भी आपका आ जाएगा करेक्ट और HCF भी आपका यही आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करके आपके एग्जाम में इस और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ किसी न किसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा कि यदि दो संख्याओं का LCM 360 है और उसका HCF 12 है, यदि उनमें से पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू गिवन LCM इंटू गिवन HCF। बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपका आज SSC GD में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया था, LCM 360 गुना HCF क्या था हमारा, HCF 12 था, इक्वल टू पहला नंबर 72 और दूसरा नंबर मान के चलो कि y है। तो यहाँ से हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360 गुना 12 बटा 72, 12 से 6 बार में और 6 से 60 बार में, तो हमारा जो दूसरा नंबर है 60 वो भी यहाँ पर निकल कर आ गया। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि √x प्लस √49 इक्वल टू 8.2 है तो x का मान क्या होगा। देखिए √x प्लस √49 इक्वल टू क्या है, 8.2 है। तो हम यहाँ पर क्या और लिख सकते हैं, √x प्लस अंडर √49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया इक्वल टू 8.2। तो अंडर √x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.2 माइनस 7, दैट मीन्स कि अंडर √x इक्वल टू हो जाएगा 1.2। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे स्क्वायर करना होगा। तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.44। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पटना शहर की आबादी 8000 है। पहले वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद पटना शहर की आबादी क्या होगी। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना, वो अगर दोनों में सेम रहता, यानी कि या तो 10% दोनों में रहता या फिर 20% दोनों में रहता, तब तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल कर डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो दोनों में अलग अलग है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी आबादी है उसे हमने लिख दिया, फिर इंक्रीज कितना का कर रहा है, 10% का, यानी कि अब यह इंक्रीज होकर 110% हो गया होगा। और फिर इसके बाद अगले साल में 20% का और इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अब जो आपका अगला साल होगा इसमें 120% ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2 साल के बाद पटना शहर की आबादी क्या होगी। कैसे निकलेगा, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 11 गुना 8 क्या हो जाएगा, 88 गुना 12, तो 880 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 10,560। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 40 अंक मिले हैं तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। सबसे पहले देखिए पासिंग परसेंटेज क्या है, 40%। एक व्यक्ति को 40 नंबर मिला और वह कितने नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से, यानी कि उसे अगर 40 नंबर और मिला होता तो वो पास हो जाता। दैट मीन्स कि पास होने के लिए टोटल 80 नंबर लाने जरूरी हैं, और पास होने के लिए परसेंटेज कितना लाना था, 40%। यानी कि दोस्तों यह जो 80 है ना वो आपका कितने के बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। हमें पता करना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे, यानी कि हमें इसका 100% निकालना होगा। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 गुना 100 क्या हो जाएगा, 200। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है।
यदि उनकी आयु 3:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितने वर्ष की होगी। सबसे पहले देखो, तीनों लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि अगर तीनों का हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स होना चाहिए तीनों के एज का सम। हमें पता करना है सबसे छोटे लड़के की आयु, तो रेशियो को देखो 3:5:7, इसमें से सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, 3 रेशियो वाला ना, यानी कि 3 हमने नीचे ऊपर लिख दिया। डिनोमिनेटर में हम टोटल रेशियो का सम लिखते हैं, तो 7 और 3 10, 10 5 15, मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो टोटल हमारा जो सम निकल कर आया था उससे, तो 15 से यह कटेगा 3 बार में, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप सभी को खुद से करके देना है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको मॉक टेस्ट में ऐसे छोड़ूंगा जिस पर आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। जब तक आप एग्जाम से पहले खुद की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, खुद माइंड के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं करके जाओगे, एग्जाम में कोई भी काम आपका नहीं आने वाला है वीडियो लेक्चर। तो जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ उसे तो आप देखो, बट इसके बाद कोशिश करना कि आप PDF को डाउनलोड करके उन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 350 चक्रों में वह कितनी दूरी चलेगा। दोस्तों यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, त्रिज्या नहीं, यानी कि रेडियस नहीं दिया गया, इस पर आप लोग कन्फ्यूज मत होना। सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है कि 350 चक्कर में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों देखिए, यह एक चक्का होता है, ठीक है, ये चक्का चलेगा कितना 350 बार। तो अगर हम यह पता कर लें कि एक इसका सर्कमफेरेंस कितने का है, तो हम यह पता कर सकते हैं ना कि 350 बार जब अपना पूरा सर्कमफेरेंस को घुमाएगा तो वो कितना दूरी तय करेगा। और किसी भी पहिए का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, किसी भी पहिए का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, यानी कि 2 सबसे पहले हमने लिख दिया, फिर पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और फिर हमारा रेडियस लिख देंगे। तो रेडियस कितना है दोस्तों, यहाँ पर डायमीटर है 70 सेंटीमीटर ना, यानी कि रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल करोगे 5 बार में, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 × 22 कितना हो जाएगा 220, यानी कि दोस्तों इसका जो सर्कमफेरेंस है वो आपका 220 सेंटीमीटर है। चलना टोटल 35, 350 चक्कर है ना, तो टोटल दूरी निकल जाएगा 350 × 220। यहाँ पर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना 77,000 सेंटीमीटर, लेकिन वैल्यू हमारा मीटर में दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका 770 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, tan 180 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि इससे पहले tan 15 का मान आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका शायद tan 30 का वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। tan 180 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और cos 180 का वैल्यू -1 होगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 0 वैल्यू आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से अलग को चुने। जैसे प्राचीन रिलेटेड आधुनिक से, वैसे ही हमेशा किससे रिलेटेड होगा। देखिए प्राचीन का मतलब होता है पुराना, आधुनिक का मतलब नया, तो हमेशा का अपोजिट क्या हो जाएगा कभी नहीं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉरी यहाँ पर कभी कभी लिखा हुआ है ना, कभी नहीं ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए BCD FGH, इन दोनों के बीच में एक बार हम रिलेशन देख लेते हैं कैसा रह रहा है। BCD FGH, B और F के बीच में कितने का डिफरेंस है, C D और E 3 का डिफरेंस है। C और G के बीच में D E F 3 का डिफरेंस है, और D और H के बीच में 3 का डिफरेंस है। यानी कि L M N के बाद जो अगला टर्म आएगा वो किस प्रकार का होगा, L के बाद 3 डिफरेंस को निकालने के बाद हम अगला टर्म लिखेंगे, तो M N O, इन तीनों डिफरेंस को छोड़ने के बाद आपको P पिकअप करना है। फिर M के बाद N O P के बाद Q आएगा, और N के बाद क्या हो जाएगा O P Q को छोड़ करके हम R लिखेंगे, यानी कि अगला जो हमारा टर्म आएगा वो होगा P Q R। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोनाउन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी भाषा में सीनरी को कैसे लिखेंगे। देखिए प्रोनाउन को कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन को यहाँ पर लिखने के लिए देखिए P और S के बीच में डिफरेंस कितना का है, Q और R 2 का डिफरेंस है। R और अगर हम U में देखेंगे तो ST का डिफरेंस है। O और R में देखेंगे तो P और Q का डिफरेंस है, यानी कि दो डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सीनरी का हम अगला डिफरेंस निकालेंगे, S के बाद T और U को छोड़ करके V आएगा, C के बाद क्या आ जाएगा F आ जाएगा 2 छोड़ करके,
ई के बाद 2 छोड़ करके आपका एच आ जाएगा, एन के बाद 2 छोड़ करके क्यू आ जाएगा, फिर आपका ई के बाद एच आ जाएगा, आर के बाद 2 अगर छोड़ोगे तो आपका यू आ जाएगा, और वाई के बाद 2 छोड़ करके वी आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले देखो, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। अब क्या कह रहा है कि मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, यानी कि पहले वो साउथ की ओर चल रहा था, फिर इसके बाद वो दाहिने ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में वो मुड़ जा रहा है, राइट में मुड़ गया, अब इधर की ओर चल रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दोस्तों ऐसे चलते चलते वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जा रहा है और फिर से वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए इसका जो अब डायरेक्शन है ना वो किस दिशा में है, अब ये इसका पश्चिम में है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका अभी तक एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके जीएस तैयार नहीं हुआ है तो यह ई बुक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओनली 40 पेजेज में मैंने सारे जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया है, और अभी खास ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप इस ई बुक को परचेज करते हो तो आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 10,000 से भी ज़्यादा जीके का एक ई बुक साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। वहाँ पर आप मुझे फ़ोनपे या गूगल पे कर दोगे तो मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप पर ई बुक शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। सबसे पहले देखो, ए और बी भाई है तो ए और बी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस प्रकार से डिनोट कर दिया भाई है। फिर सी और डी बहन है तो सी है और डी है बहन है। जो यहाँ पर फीमेल होगी उसे हम सर्कल से करेंगे और मेल को स्क्वायर से करेंगे, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का मान लो कि कोई एक पुत्र होगा, ठीक है, यहाँ पर पुत्र होगा तो मैंने सर्कल कर दिया, वो क्या है डी का भाई है, यानी कि ये दोनों ब्रो होगा, ठीक है। तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। अब बताओ, इसका जो पुत्र है ना यहाँ पर ये क्या है, इसका भाई है, दैट मीन्स कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो बी क्या लगेगा सी का, अगर सी के पिता का नाम ए है और बी इसके भाई है तो बी जो है वो सी के क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। यदि 17 + 7 = 2895 है, 18 + 18 = 3245 है, 19 + 19 = 3615 है, तब 23 + 23 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक्चुअली में 7 नहीं, यहाँ पर 17 होना चाहिए, एक यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है ना। 289 के बाद हमने क्या किया, लास्ट में 5 ऐड कर दिया। इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखोगे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, और इसमें हमने लास्ट में 5 ऐड कर दिया। फिर अगर आप 19 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 361, इसमें हमने लास्ट में फिर से 5 का ऐड कर दिया। यानी कि दोस्तों अगर हम अगला टर्म फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हमें 23 का स्क्वायर निकालना होगा, और 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अब इस 529 में जो यूनिट प्लेस होगा इसमें हम 5 को रख देंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। 5295 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 27 नंबर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताइए कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है। मनीष है, मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति, यह क्या कह रहा है कि वह मेरे मामा, यानी कि इसके जो मामा होंगे और मामा के जो पिता होंगे, यानी कि मनीष के जो नाना होंगे, उनकी इकलौती बेटी की बेटी। रिलेशन आपको समझ में आ गया। आपको बताना है कि मनीष का और इस तस्वीर से क्या संबंध है। तो देखिए, मनीष के यहाँ पर जो नाना जी हुए उनकी बेटी कौन लगी, मनीष के नाना जी की बेटी उनकी माँ लगी, और उनकी माँ की जो बेटी होगी उनका संबंध कैसा होगा, भाई बहन का होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 31, 37, 49, 67 और अगला टर्म आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, 31 दिया गया है, 37 दिया गया है, 49 दिया गया है, 67 दिया गया है। 31 और 37 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 37 और 49 के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका 12 का डिफरेंस आएगा। 49 और 67 के बीच में 18 का डिफरेंस आएगा। तो हमारा अगला जो टर्म आएगा वो कैसे आएगा दोस्तों, 6 का डिफरेंस चल रहा है ना,
तो अगला जो हमारा टर्म आएगा वो 24 होना चाहिए। 67 में अगर आप 24 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 7 4 11 की एक हाथ में 6 और 2 8 और प्लस 1 9, 91, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, सही गणितीय चिन्ह को चुन करके बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर जो है इस इक्वेशन में मैच करेगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सारे इक्वेशन को रखकर देखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सबसे पहले डिवाइड रखने के लिए बोल रहा है ना कि 25 डिवाइडेड बाई 25, फिर क्या है गुना है, तो गुना में हमने क्या कर दिया 25, फिर क्या है हमारा इक्वल है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 25, यही आपका दिया गया है ना। अब अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, बच कितना गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 25 इक्वल टू 25। तो पहला ही इक्वेशन आपका मैच कर गया, यही आपका राइट आंसर होता। अगर पहला मैच नहीं करता तो आप सेकंड वाला रख कर देखते, थर्ड रख कर देखते और फोर्थ रख कर देते। इनमें से जो भी क्वेश्चन मैच करता वही आपका राइट आंसर होता। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। खास करके ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी अभी तक ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, आप एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में प्लस को गुना, माइनस को डिवाइड, गुना को जोड़ तथा डिवाइड को घटाव लिखा जाए तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आपका दिया गया है और ऊपर में कुछ कंडीशन दे दिए गए हैं, उसी कंडीशन के अनुसार आपको चेंज करके आपका नया वैल्यू बताना है। सबसे पहले 67 प्लस 6 है, 67 प्लस 6, लेकिन प्लस को यहाँ पर गुना लिखने के लिए कहा गया ना, तो हमने यहाँ पर गुना 6 लिख दिया। फिर -3 है, लेकिन माइनस को डिवाइड लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया डिवाइडेड बाई 3। इंटू 35 है, लेकिन इंटू को क्या कहा है दोस्तों प्लस करने के लिए, तो हमने प्लस 35 कर दिया। और फिर डिवाइडेड बाई 5 है, लेकिन डिवाइड को माइनस करने के लिए कहा है, तो हमने यहाँ पर -5 कर दिया। अब देखो 67 गुना 6 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर ये डिवाइड है, प्लस 35 माइनस 5, 3 से यह कैंसिल होगा 2 बार में, और 67 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 134 प्लस 35 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 134 और 35 169, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 164, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस इसी के साथ आज आपका रागा का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। अब अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही बनाया। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।